हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रियल एस्टेट अपडेट का 29वां एपिसोड। जी हाँ, आज के रियल एस्टेट के अपडेट में हम आपको कई शहरों की अपडेट देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपडेट दे रहा हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट में अपडेट लेनी है तो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स भी आते हैं। आप 35 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट में वहां से रियल एस्टेट की अपडेट देख सकते हैं। जो पूरे इंडिया में कहां पर रियल एस्टेट में किस तरह की अपडेट है उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एपिसोड है। तो तसल्ली से आराम से आप देखिए, आपका पूरे हफ्ते का कोटा पूरा हो जाएगा। पूरे हफ्ते में जो रियल एस्टेट की गतिविधियां रही हैं वो सब आपको पता लग जाएंगी। बिना किसी देरी के हम आज का रियल एस्टेट का अपना अपडेट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं गुड़गांव के रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, मोदी सरकार ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन की नींव रख दी है। तो बहुत जल्द आने वाले टाइम में आपको एक नए तरह का रेलवे स्टेशन गुड़गांव का देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने जा रहा है। आखिरकार फाइनली उसकी डेट आ गई है। 11 मार्च को 2024 को गुड़गांव का जो हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो 29 किलोमीटर का पूरा ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसमें 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव में पड़ता है, 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। ये 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो तैयार हो चुका है और बाकी बचा हुआ जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है वो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। और उस दौरान इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के बाद जाकर दिल्ली का हिस्सा ओपन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मई, जून, जुलाई के आसपास आपको पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई देगा। मेट्रो पहले आ चुकी है, मेट्रो का इनॉग्रेशन पहले हो चुका है गुड़गांव में। द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है रेलवे स्टेशन का। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ पर RRTS की भी प्लानिंग है। इसके अलावा एक एलिवेटेड रोड बनाने की भी प्लानिंग है NH8 पे। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे शेप लेंगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी ये बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग के स्टेज पे है, तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करना मुझे लगता है उसका कोई औचित्य नहीं है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। जब बात द्वारका एक्सप्रेसवे की हो रही है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक डेवलपर ने बड़ी धूम मचाई है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं बात करूँगा सिग्नेचर ग्लोबल की। जी हाँ दोस्तों, सिग्नेचर ग्लोबल का पहला लग्जरी प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आया सेक्टर 37 में। लोगों ने खूब पसंद किया और 2 दिन में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है। ये दावा बिल्डर की तरफ से किया गया है कि हमने 98% जो इन्वेंट्री है वो पूरी की पूरी सेल कर दी है। सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में करीब 5000 से ज़्यादा EOI मिली थी और 300 NRIs ने इसमें EOI दी थी और 1050 के करीब इसमें अपार्टमेंट थे। जिन लोगों का नंबर नहीं आया वो मिस आउट फील कर रहे हैं और जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे उनको भी ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई है। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आप बड़े साइज़ में कोई पेंट हाउस देख रहे हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में 15 से 20 पेंट हाउस है जो जल्द लॉन्च होंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने काफ़ी अच्छा काम किया है सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में। स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही या गुड़गांव में कहें न्यू गुड़गांव में 2 और प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आ रहा है गोदरेज का सेक्टर 89 में, एक प्रोजेक्ट आ रहा है आशियान हमारा सेक्टर 93 में। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं और किस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सूट करता है, आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एज ए इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, आप एज ए एंड यूज़र जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे इसमें से दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके होंगे। तो जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमसे जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट दिल्ली से दूंगा। दिल्ली में 400 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस गिराया गया है। जी हाँ, आपको बड़ा शौक लग रहा होगा जान के, लेकिन सच्चाई यही है। करीब 10 एकड़ एरिया में ये फार्म हाउस बना हुआ था और इस पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है, ये फार्म हाउस इलीगल लैंड पे यानी सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था। 10 एकड़ लैंड को खाली करा गया है, इस फार्म हाउस को डिमोलिश करा गया है। और फार्म हाउस किसका था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्म हाउस था पोंटी चड्डा। जी हाँ, जिसका ग्रुप है वेब सिटी, डेवलपर है ये। इनकी मौत हो गई थी, एक झगड़ा हुआ था, उसमें इनका मर्डर हो गया था और इनको लिकर बैरन भी कहा जाता था यूपी का। तो
इनका ये फार्म हाउस था, इलीगल था, इसको गिरा दिया गया है। अब जब बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस में सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी दी है, सख्त टिप्पणी है। उस पर कहा है कि हमारी जो अर्बन पॉलिसीज़ है, अर्बन हाउस पॉलिसीज़ है, उनमें काफ़ी डिफेक्ट है, उनमें काफ़ी कमियां हैं, जिस वजह से जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वो बढ़ती जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक और बात कर लेते हैं, बात करेंगे लोधा डेवलपर की। जी हाँ, लोधा डेवलपर मुंबई में है, काफ़ी अच्छा काम करता है, आप लोगों को पता है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये काम करता है। लोधा डेवलपर के साथ एक बायर का डिस्प्यूट हुआ, बायर चला गया कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम से उसको रिलीफ नहीं मिला, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उसने सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की कि उसने 2.25 करोड़ रुपए लोधा डेवलपर को दिए थे और उसको अपना फ्लैट चाहिए था, 7.5 करोड़ का फ्लैट था और फिट आउट्स उसमें तैयार करके देने थे। डेवलपर ने टाइम पे फिट आउट्स नहीं दिए तो उसने वो जो उसके साथ एग्रीमेंट किया था वो कैंसिल कर दिया और डेवलपर ने शायद इसको पैसे नहीं दिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बायर को बहुत बड़ी राहत दी है। एक तो डेवलपर को उसके सारे पैसे वापस करने के लिए कहा है, इस डेवलपर ने ये घर खरीदा था 2012-13 में, और दूसरा 12% इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस करने के लिए कहा है। साथ में नेशनल कंज्यूमर फोरम पे भी एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि नेशनल कंज्यूमर फोरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस केस पर अपना डिसीजन दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं फिर से एक नई अपडेट की। ये अपडेट है गुड़गांव को लेकर। गुड़गांव में HSVP करीब 1100 करोड़ रुपए का लैंड लेकर आ रहा है ग्रुप हाउसिंग का, जिसको वो ई ऑक्शन के माध्यम से सेल करेगा। आपने देखा ही होगा कि अक्सर खबरें आप सुनते रहते हैं, हम भी अपडेट देते हैं कि यहाँ पर इस डेवलपर ने कुछ खरीद लिया, यहाँ पर इस डेवलपर ने कुछ लैंड खरीद ली। तो डेवलपर मोस्टली या तो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या HSIIDC, ये भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, या फिर फार्मर या लैंड एग्रीगेटर यहाँ से लैंड बाय करते हैं। अधिकतर जो डेवलपर हैं आज के टाइम पर HSVP से ही लैंड बाय कर रहे हैं। और ये जो लैंड पार्सल है HSVP के पास, ये आधे एकड़ से लेकर 14 एकड़ तक का है। फ्यूचर में कोई डेवलपर अगर इस तरह की लैंड बाय करता है तो उससे प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं कि वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा। तो इस तरह की कोई डील होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव में सिर्फ रीजनल प्लेयर ही नहीं बल्कि नेशनल प्लेयर भी लैंड बाय करने में लगे हुए हैं। नेशनल प्लेयर मीन्स जो बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर हैं। मैं बात करूंगा अडानी की, मैं बात करूंगा ओबरॉय की, मैं बात करूंगा गोदरेज की। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा शोभा की, प्रेस्टीज ग्रुप की। शोभा सेक्टर 80 में अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, गोल्ड व्यू का प्रोजेक्ट है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्रेस्टीज ग्रुप है, साउथ का ग्रुप है, उसकी भी बातचीत चल रही है यहाँ पर लैंड बाय करने की। तो उस पर कोई अगर फाइनल कुछ डील होती है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अडानी ने जो पुराने कुछ NCLT में प्रोजेक्ट स्टक थे उसमें प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है और लैंड बाय भी की है। और लोकल जो डेवलपर है रहेजा है, M3M है, वो तो लगातार यहाँ पर लैंड बाय कर ही रहे हैं। तो आपको फ्यूचर में यहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई को दुनिया का 8वां देश डिक्लेयर किया गया है जहाँ पर लग्जरी प्रॉपर्टी बहुत आ रही हैं और बहुत महंगी हैं। इसमें पहले नंबर पे जो जगह मिली है वो मनीला को मिली है, फिलीपींस की एक कैपिटल है। दूसरा नंबर इसमें दुबई को मिला है और तीसरा नंबर इसमें बहामास को मिला है। मुंबई 8वें नंबर पे जहाँ पर महंगी लग्जरी प्रॉपर्टी है। अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में को जो जगह मिली है 37 मिली है, 37वां स्थान मिला है और बेंगलोर को 59th पोजीशन इस पर मिली है। इसके साथ साथ हम एक और अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये अपडेट है अल्ट्रा रिच जो इंडियंस हैं उनसे जुड़ी हुई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है अल्ट्रा रिच इंडिया के जो लोग हैं उसमें करीब 12% ऐसे लोग हैं जो 2012 में प्रॉपर्टी बाय करेंगे। जी हाँ, तो 2024 में आपको बड़ी बड़ी 100-200 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो अल्ट्रा रिच है वो अपनी जो वेल्थ है उसका 37% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानने वाली बात है कि अल्ट्रा रिच देख रहे हैं, फोरसाइट कर रहे हैं कि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है और उनको अच्छे पैसे बना के देगा। और यही अल्ट्रा रिच है करीब 14% जो इंडिया से बाहर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आंकड़े हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपको पता रहे जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है वो भी रियल एस्टेट में पैसा बना रहे हैं और देख रहे हैं रियल एस्टेट में आने वाले दिनों में पैसा बनेगा। एक और अपडेट है, ये अपडेट है DLF की तरफ से। DLF 30,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है इस बार DLF ने 2025 में अपनी सेल्स का, जिसमें 2 प्रोजेक्ट तो वो गुड़गांव में लेके आने वाला है। एक प्रोजेक्ट वो साउथ पिरवाना लेके आया था, उसके अपोजिट साइड नॉर्थ पिरवाना लेकर आने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट उनका अल्ट्रा लग्जरी होगा जो गोल्ड कोर्स रोड पर आएगा।
कुछ लोग इसको कैमिलिया 2 कहते हैं, कुछ लोग इसको अरालिया 2 कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रेस्ट 2 कहते हैं। तो फाइनली जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो डिटेल सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है और किस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा DLF आने वाले टाइम में आपको चेन्नई में भी, गोवा में भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं से सब मिलाकर इसकी 25,000 करोड़ रुपए की सेल का इसने टारगेट रखा है। अब बात कर लेते हैं MR की। जिस तरह DLF गुड़गांव के लिए जाना जाता है, गुड़गांव की पहचान DLF से है, उसी तरह MR भी सबसे बड़ा डेवलपर है दुबई में। और MR हर दूसरा जो आप अपार्टमेंट देखेंगे MR का दुबई में देखने को मिलेगा, उसका 2 से 4 साल के होराइजन में, 2 साल से 4 साल के टाइम में 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इंडिया में। अभी उनको 85% जो सेल्स है वो सिर्फ गुड़गांव से आती है। उसके अलावा उनके कुछ प्रोजेक्ट मोहाली में है, लुधियाना में है, जयपुर में है। इसके अलावा इनकी प्लानिंग है Tier 2 सिटीज़ में भी एक्सपेंशन करने की। तो Tier 2 सिटीज़ में अगर इस तरह के डेवलपर आएंगे तो लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की बात। अगली अपडेट हमारी नोएडा से जुड़ी हुई है। नोएडा में आपको पता है कि बहुत सारे होम स्टक है, बिल्डर बायर के बीच में डिस्प्यूट है, बिल्डर का अथॉरिटीज़ के साथ डिस्प्यूट है। तो अब ये डिस्प्यूट धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अमिताभ कांत कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे रुके हुए प्रोजेक्ट को दूर करें। उसमें बहुत सारे फैसलों को, बहुत सारे डिसीजंस को इन डेवलपर्स ने मान लिया है, जिसके बाद इन प्रोजेक्ट्स का काम भी शुरू हो गया है, इनमें रजिस्ट्री शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है अगले 4 से 5 महीने में 2 से 3 लाख रजिस्ट्रियाँ नोएडा के एरिया में होनी है। जब मैं नोएडा की बात करता हूँ तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ। और जब इतने बड़े लेवल पर रजिस्ट्रियाँ होंगी तो उसको लेकर बहुत भीड़ भी बढ़ने वाली है। लेकिन योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो 10 तारीख को नोएडा का दौरा कर रहे हैं देखने के लिए कि अगर बड़े लेवल पे, मास लेवल पे रजिस्ट्रियाँ होती है तो इस काम को कैसे मास लेवल पे कैंप लगा के पूरा किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी रजिस्ट्रियाँ होंगी और कई और डेवलपर हैं जिन्होंने अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट और जो रिकमेंडेशंस है उसको मान लिया है। तो उसके बाद उनका भी रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा। रजिस्ट्री खुलने से आप लोगों को, जो बायर्स हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं थी तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो लोन्स लिए हुए थे वो NBFC से लिए हुए थे। जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपका होम लोन आराम से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट रेट भी कम ही लगेगा कंपैरेटिवली NBFC से। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। एक और गुड़गांव से अपडेट है। गुड़गांव में मानेसर के एरिया में एक इको टूरिज़्म पार्क डेवलप होने जा रहा है, करीब 50 एकड़ में। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्लानिंग है। इसके अलावा एक सफारी की बात भी बहुत दिन से चल रही है, शायद वो भी बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी बनती हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जब वो ग्राउंड पे कुछ दिखेगा, हमें रियलिटी होता हो, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसके प्रमोटर हैं अग्रवाल फैमिली। उन्होंने 101 करोड़ रुपए का घर बाय किया है। ये इस बार कोई अपार्टमेंट नहीं बिका है, इस बार एक बंगला बिका है। तो करीब ये आधे एकड़ का बंगला है जिसको इन्होंने बाय किया है। जुहू के एरिया में ये बंगला है। 101 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। अभी तक फ्लैट में आप देख रहे थे 101 करोड़, 150 करोड़ और 250 करोड़ रुपए तक इस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही थी। अब ये 101 करोड़ रुपए का बंगला बिका है। जब बात महाराष्ट्र और मुंबई की हो रही है तो मैं आपको फिर एक और अपडेट दे देता हूँ। महाराष्ट्र रेरा ने 568 ऐसे डेवलपर आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। जी हाँ, उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है महाराष्ट्र रेरा। और साथ में गुड़गांव रेरा ने भी ऑलरेडी इस पर एक्शन ले लिया है। गुड़गांव रेरा ने ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है जिन्होंने अपनी क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट जमा नहीं की थी। क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, वो आप जान लीजिए अगर आप नहीं जानते। क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट से आपको ये पता लगता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी आपने बाय कर ली है वो किस स्टेज पे है, उसमें कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, कितनी इन्वेंट्री सेल हुई है, क्वार्टर के बाद कितना उसके पास स्टॉक बचा हुआ है, क्या उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चल रही है, कितना वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट में दिखती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये पब्लिक डोमेन में होती हैं। आप रेरा की वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके चेक करना जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ रेरा की, कि बहुत सारे डेवलपर्स के आपको आगे दिखेगा कि इन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जमा नहीं की है। वहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा। तो इस तरह की रियल एस्टेट की अपडेट शायद आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। तो बीच में पॉज लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तब भी आप इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और दूसरे लोगों के साथ भी आप इस रियल एस्टेट की अपडेट वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नो प्रमोशन। तो ये कुछ रियल एस्टेट की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और लगातार हम इसी तरह बने रहेंगे, आपके लिए नई नई रियल एस्टेट की अपडेट लाते रहेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 30 में। तो इन सारी रियल एस्टेट अपडेट में से आपकी फेवरेट कौन सी रियल एस्टेट की अपडेट है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और उस पर मैं रिप्लाई भी करूँगा, आपको जवाब दूंगा। और आप क्या चाहते हैं हम इसमें कौन कौन सी किस तरह की अपडेट ऐड करें, ताकि हम इसको और ज़्यादा बेटर कर सकें। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।